मैं बात करना चाहता हूँ, वह है स्त्री-पुरुष समानता। एक्चुअली हमारे हर परिवार से, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये विषय है। उसके कई सारे बिंदु हम सबको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद ये चल रहा है समाज में, चलते ही जाता है। जैसे किसानों की स्थिति चलती ही जाती है। हर रोज़ हम किसी न किसी रूप में सीखते हैं, पढ़ते हैं। ये तो बदलना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं है। मैं उसके खिलाफ बात करने वाला व्यक्ति हूँ बचपन से। हम सब लोग यदि चाहे तो हमारा व्यक्तित्व जैसा बदल सकते हैं, वैसा ही समाज बदल सकते हैं, ऐसा मानने वाला हूँ मैं। और इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और शासन स्तर पर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, ऐसा भी मेरा मानना है। चाहे बदलाव खेती में हो, समाज में हो, स्त्री-पुरुषों में हो, जाति व्यवस्था में हो, राष्ट्र व्यवस्था में हो, किसी भी व्यवस्था में हो। अगर व्यक्ति बदलता है, समाज बदलता है, समाज की व्यवस्था बदलती है और उसके लिए हम कुछ प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से बदलाव आता ही है, ऐसा इतिहास बोलता है। हमारे इस राष्ट्र का नहीं, पूरे संसार का इतिहास बोलता है। इस धारणा के साथ में हम किसी भी विषय पे बात कर सकते हैं। आज का विषय है कि स्त्री पुरुष समानता। तो आज अभी यहाँ सभी प्रबुद्ध है, इसलिए एक छोटा सा गीत यदि हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जिस गीत को मैंने करीबन 50 वर्ष पूर्व लिखा था। एक शादी के माहौल में शादी होने वाली थी और उसके पूर्व जब मैं बैठा था, तो वहीं पे मैंने ये गीत लिखा था। तो जो उस व्यवस्था के अनुरूप है और आज भी उसमें का बहुत सारा जो चित्रण है, वो चित्रण आज भी भले ही मिडल क्लास में थोड़ा बहुत बदल गया है, हायर क्लास की बात न करना करना ही नहीं है, लेकिन जो गरीब तबका है, उसमें आज भी करीबन-करीबन 90% व्यवस्था वैसी है। तो हम खुद उसके इस व्यवस्था के लिए कितने ज़िम्मेवार हैं और कितना नारी के बारे में और पुरुषों के बारे में किस तरह से भेदभाव करते हैं, इसका चित्रण उसमें है। तो उससे कम से कम हम थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगी और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए उसको समानता पे जो गीत लिखा है, उसकी प्रस्तुति के साथ मैं मेरा विषय शुरू करूँगा। समानता पे स्थित ही समाज हमें चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। समानता पे स्थित ही समाज हमें चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। क्यों जन्म से इस तरह छूत होती नारियां, पहला बच्चा शुक्रिया, बच्ची हो तो गालियां। नन्ही मुन्नी बोझ कहते शर्म आनी चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। लड़का मांगता खिलौने मिलती कारे गाड़ियां, लड़की भी ललचाती मिलता चूल्हा दूल्हा गुड़िया। इस तर्क ही न फर्क से सतर्क होना चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। पढ़ाई की भी बात देखो, बेटा भेजे अमेरिका, मेडिकल की फीस बढ़ते बंद पड़ना बेटी का। पढ़ाई में या जॉब में न फर्क होना चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। होती बात शादी की क्यों दिखाते लड़कियां, सजा के सबके सामने पेश करते पुतलिया। यह 2 मिनट की पेशगी बंद होनी चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। क्यों अकेली स्त्री ही पहने शादी की परछाइयां,
क्या बुरा पुरुष पहने गहने और चूड़िया, शादीशुदा आदमी भी क्यों न जाना चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। ब्याह होते नाम भी बदले सिर्फ नारिया, क्यों सहे प्रधानता पुरुष की जहां वहां, प्रधानता की संस्कृति हमें कभी न चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। समानता पे स्थित ही समाज हमें चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है उतनी ही स्त्री भी चाहिए। मित्रों, यह गीत एक सार रूप है कि किस तरह से हम अपने बच्चों की और बच्चियों की परवरिश करते हैं। हालांकि सब प्रबुद्ध लोग हैं, हमको इंट्रोस्पेक्शन की, आत्म परीक्षण की जरूरत है। सिर्फ अपने ही ग्रुप की नहीं, मैं तो कई जगह पे इस चीज को रखा हूं। आमतौर पर भारत के युवक युवतियों के जितने भी समूह हैं, यह गीत मैंने जब लिखा था करीबन 1980 के पास में, 1980 में, और उसके बाद 83 में यह कलकत्ता में प्रसारित भी हुआ था, प्रचारित हुआ था, और कई युवा ग्रुपों में ये गाया भी जाता है। तो एक इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हम अपने परिवार में किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बच्चों बच्चियों में भेद करते हैं। शुरुआत तो हमसे ही होती है, अपने परिवार से ही होती है। लड़का पैदा हो तो बहुत खुशियां, लड़की पैदा हुए तो पहली है तो ठीक है, लेकिन सेकंड है तो आज भी शाम आम तौर पर, मैं अपवादों की बात नहीं करता हूं, आम जनता में आज भी दूसरी यदि लड़की होती है तो उतनी खुशी का माहौल नहीं रहता है। यह हमारी हम देख रहे हैं। खिलौने की बात करो, लड़कों के लिए बंदूक आएगी, फुटबॉल आएगा, क्रिकेट आएगा, और लड़कियों की बात देखो तो उसके लिए दूल्हा दूल्हा किचन सेट। ऐसी ही स्थिति आज भी है। शायद बर्तनों पहले मिट्टी के आते थे, अब प्लास्टिक के आते हैं। इंजीनियरिंग का सेट आएगा तो वो लड़कों के लिए आएगा, और किचन सेट आएगा तो वो लड़कियों के लिए आएगा। यह आज भी हो रहा है आमतौर पर। पढ़ाई में जो बात है वह भी देखते हैं कि ज्यादा फीस वाले कॉलेजेस में ज्यादा ज्यादा पैसा लगता है तो हम लड़कों को भेजेंगे, और लड़कियों के लिए निश्चित रूप से भाई अब तेरे भाई के लिए तो पैसा बचा के रखना है, या उसमें ज्यादा खर्चा हो गया है, उतनी शिक्षा हम नहीं दे सकते बेटा, उतना पैसा नहीं खर्चा कर सकते, उसके बावजूद तुम्हारी शादी के लिए भी पैसा खर्चा करना है। कई परिवार हमने देखे हैं, और आप सभी ने देखे होंगे, कि शादी में 5 लाख 10 लाख खर्चा करते, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए लाख 2 लाख की वे खर्चा का फीस का देते समय उनको 10 बार सोचते कि भाई बेटी के लिए करना कि नहीं करना है। तो यह पारिवारिक जो स्थिति है, वैसे ही जॉब की भी स्थिति होती है कि अगर दूर है ये है तो हम 10 बहाने बोलेंगे, हॉस्टल में रखना है, नहीं नहीं अब तो बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, उसको हम अकेला कैसे रखेंगे। चाहे बाहर गांव रखना है, अफोर्ड भी हम कर सकते हैं, फिर भी भेजने के लिए 50% पेरेंट्स, या वो जो गरीब तबका है वो तो भेज ही नहीं सकता, लेकिन जो जो भेज सकते हैं वो भी 50-60% पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि हम लड़कियों को नहीं भेजेंगे। अपने आसपास में ही, जहाँ से तू घर में रहेंगी या परिवार के नजदीक रहेंगी, ऐसी ही शिक्षा हम देना चाहते हैं। ऐसे उदाहरण मैं देख कुछ बिंदु मात्र किया है, ये लिस्ट को बहुत बढ़ाया जा सकता है, आप स्वयं भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव के वजह से बच्चियों में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, और लड़कों में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। बच्चियों को हमेशा बचपन से ही पढ़ाया जा सकता है, बेटा यह तुम्हारा घर है। यह कब तक पढ़ाया जाता है? बच्ची जब जवानी के दलहन मतलब जिसको हम एडोलसेंस एज बोलते हैं, मतलब 17-18 साल की होने तक बेटा तेरा ही घर है, तेरा ही घर है। लेकिन जैसे ही फिर 18 साल के बाद में बेटा तुमको तो अपने घर जाना है,
माँ भी बोलती, पिताजी भी बोलते और भाई तो बोलते ही बोलते हैं। उसको तो ऐसा ही लगता है कि जितने जल्दी मेरे बहन की शादी हो जाएँगी, मैं फ्री हो जाऊँगा। वह पिताजी और माताजी तो ठीक है, अपनी बच्ची के बारे में जो सोचते कि भई इसके हाथ पीले होने चाहिए, लेकिन भाई लोग भी उसमें सहयोग देते हैं कि जितने जल्दी हो सके, हमारा बर्डन खत्म हो जाए। लेकिन मेरे बहन को पढ़ाओ, अच्छी अगर है तो उसको पढ़ने दो और पढ़ने के बाद में फिर देखेंगे हम। तो इस तरह से भाई भी बाजू में खड़े नहीं होते। मैं ये सब उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, मैंने अपने अनुभवों के साथ में मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो किया है, वह मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक बहुत गरीब परिवार का बेटा हूँ। हम 3 भाई और 3 बहन थे और मेरे पिताजी मात्र किसान थे, वो भी कोरड़ बहू जिसको हम रेनफेड वाले के किसान बोलते हैं, ऐसे थे। घर में सबसे बड़ा मैं था। मैं पढ़ा ब ब और मैं तो गाँव में ही पढ़ा हूँ। मेरी पढ़ाई भी ऐसी हुई है कि मेरे स्कूल में मेरे गाँव में स्कूल ही नहीं था। इमली के पेड़ के नीचे ही मैं 3 कक्षाएँ पढ़ा हूँ। एक ही टीचर थे और इमली के पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ। चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं के लिए मुझे 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता था। 8वीं, 9वीं, 10वीं भी 3-4 किलोमीटर, इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई। हालाँकि जो भी है वो एक अलग विषय है। लेकिन इसके बावजूद मैं पढ़ाई में इस तरह से ध्यान देता था, आकर्षण करता था और मेरी रुचि थी कि मेरे छोटे भाई-बहन भी पढ़ना ही चाहिए। मेरे 2 चाचा थे, वो आम तौर पर गाँव में रहते थे और उस समय माहौल ऐसा था कि 16 साल की लड़की हुई कि उसकी शादी की बात करो और 17-18 में उसका ब्याह करा दो। मेरी 3 बहनें थी, है आज भी। मैंने पिताजी को बोला नहीं, इनको हम पढ़ाएँगे। मुझे बहुत विरोध हुआ घर से, हमारे चाचा लोग और बाकी भी गाँव के लोग बहुत विरोध किया, लेकिन मैं बहनों के साथ में खड़ा और मैं खड़ा रहा, उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी जो बड़ी बहन थी, वो बड़ी बहन प्रोफ़ेसर बन गई। उसको एमए, बीएड तक हमने पढ़ाया, उसके बाद में हमने देखा बाद में शादी की बात होगी। तब तक हम उसको उसको शादी के जंजाल में हम नहीं घसीटेंगे। तो मेरा दूसरी के लिए, तीसरी के लिए भी मैंने उसी तरह से खड़ा रहा। मैं इसलिए ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि माता-पिता जी की सोच अलग रहती है, लेकिन भाई तो कम से कम दूसरी पीढ़ी का होता है। भाई अगर अपने बहनों के साथ में खड़ा होता है, तो पिताजी की भी जो चाल है, उसमें भी थोड़ी रुकावट आ सकती है। पिताजी भले ही सोचे कि भई इसका जल्दी से जल्दी ब्याह होना चाहिए, लेकिन भाई अगर बहन के साथ में खड़ा रहता है, तो निश्चित रूप से उसकी पढ़ाई करने में वह कामयाब होता है। तो बहनों के साथ में भाइयों ने खड़ा रहना ही चाहिए, यह मैंने मेरे जीवन में किया है, इसलिए ये उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। तो पढ़ाई में ये व्यक्तिगत स्तर पर हमको जो करना है कि बचपन से लेकर तो चाहे खिलौने हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जॉब हो, जॉब के बारे में, जॉब का भी एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मेरे बहन का ही उदाहरण। मेरी एक बहन की शादी हुई है महाराष्ट्र में, दूसरी की हुई है उत्तर प्रदेश में और तीसरी की हुई है बिहार में। तो बिहार की जो मेरी बहन है, उसके शादी के पूर्व का इतिहास मैं बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण के तौर पर कि वो नवोदय विद्यालय की उसने परीक्षा दी थी और चारों विभागों में वो क्वालिफाइड हो गई थी। तो पहला इंटरव्यू आया इसका बिहार का। हमने बोला बेटा जाओ, अकेले भेजा। मैं अकेले भेजा उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि आम तौर पर परिवार में यह शिक्षा नहीं दी जाती कि लड़की 10वीं के बाद में अकेली जाया करके। हमने दी। मैं देहात का होते हुए भी अपने बहनों को इस तरह से संस्कार दिया और वो क्यों दिया? क्योंकि वो अपने इसमें डेयरिंग उनमें आना चाहिए करके। मैं उनको छोटे-छोटे शिविरों में लेके जाता था, 6वीं 7वीं से। तो कैंप कैसे होते हैं, आपस में चर्चाएँ कैसी होती है, वहाँ से सीखना चाहिए, उनमें डेयरिंग आना चाहिए। नहीं तो आम तौर पर हम आज भी देखते हैं कि मैं तो कॉलेज में 40 साल प्रोफ़ेसर था कि वॉशरूम को भी जाती है तो लड़की अकेले नहीं जाती, उसकी सहेली होना। और पेंसिल रबर लाने के लिए भी अगर स्कूल का भी समझो शॉप है, तो वहाँ पे भी वो अकेले नहीं चल रहे, मेरे साथ वो पेंसिल लाना है, चल वो इरेज़र लाना है, ऐसा हमने देखा है। प्रैक्टिकल की कॉपी लाना है, चल मेरे साथ में। लड़के अकेले चले जाएँगे, लेकिन लड़कियों को कोई ना कोई साथी चाहिए। यह जो संस्कार होता है, वो उनका डेयरिंग जो है, वो डेयरिंग को माइनस करता है। मैं फिर से उदाहरण यही दे रहा था कि मैंने हमारे बहनों को इस तरह से ट्रेन किया था कि 10वीं के बाद आज से चाली यानी करीबन 40 साल के पहले की बात बोल रहा हूँ
कि उस समय वो महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत में अकेली घूम सकती थी। इस तरह से उनमें डेयरिंग जो है, हमने शिविरों के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से उनमें इम्बाइब किया था, उनमें हमने दिया था। तो मेरी छोटी बहन की बात है, तो उसको बिहार का इंटरव्यू आया। मैंने बोला, "बेटा, ये टिकट है।" टिकट निकाल दिया और उसको अकेले को भेजा। बिहार जैसे राज्य में 40 वर्ष पूर्व, करीबन 35-40 वर्ष पूर्व अकेली लड़की को भेजना कितना डेंजरस था, आप समझ सकते हो। लेकिन मैंने वो रिस्क लिया और मेरे बहन ने भी नहीं बोला कि मैं अकेले नहीं जाती करके। वो अकेली गई, अकेली ने इंटरव्यू दिया और अकेले इंटरव्यू देने के बाद में अकेले ही ज्वाइन हुई और वो आज भी नवोदय में वहाँ पे है। कहने का मतलब, हम किस तरह से घर में संस्कार देते हैं, उसपे बहुत बड़ी चीज़ें होती है। अब आप बोलोगे कि बहनों की बात, मेरी बेटी की भी बात मैं बोल देता। मेरी बेटी, वो 10वीं पास होने के बाद में उसको बंबई में मैंने अकेले भेजा था। मेरा वहाँ पे भाई था नेवी में, उसको मैंने 10वीं तक तो वो बस वर्धा, नागपुर, इसके अलावा कहीं गई नहीं थी। मैंने बोला, बेटा तुमको जाना है, अकेली जाना है। उसका टिकट वगैरह निकाल के उसको ट्रेन में बिठा दिया और ट्रेन में बिठाने के बाद बोला, ये जो 10-12 घंटे का सफर है, तुमको अकेले करना है। वहां से भाई ने उतार दिया, बोल दे व्यवस्था कर दी थी। लेकिन ट्रेन में अकेले जाने का एहसास जो है, वो एक्सपीरियंस जो है, उसमें कैसे लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा डर लगता है और वो डर से अपने को कैसे बाहर निकालना है, यह एक्सपीरियंस जब तक हम अपने बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को, नातियों को नहीं देंगे, तब तक उनमें डेयरिंग नहीं आएगा। तो यह सब जो स्थिति है, यह उनको देने का, प्रदान करने का काम हमको करना है, परिवार में करना है। साथ ही साथ मैं जब प्रोफेसर था, तो निश्चित रूप से हम कॉलेज में महिला शिविर लेते थे और उसमें 2 शिक्षाएँ हम प्रमुख देते थे, क्योंकि हमारी मान्यता थी, ये 2 शिक्षाएँ यदि लड़कियों को दो या महिलाओं को दो, तो वह बहुत तंदुरुस्त बन जाएगी और वह मतलब स्वावलंबी बनने में उनको बहुत मदद होंगी। एक तो होती है कि मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल का मतलब महिलाओं से जुड़े हुए, कि भई मंथली कोर्स क्या होता है, माहवारी क्या होती है, माहवारी क्यों आती है, किस तरह से उसका नियोजन करना चाहिए, अपन घर में है तो कैसा करना चाहिए, सफर में है तो कैसा करना चाहिए। आजकल तो बहुत मार्केटिंग वाली चीजें आई है, स्टे फ्री एंड ऑल दैट। लेकिन उस जमाने में तो ये बातें नहीं थी, करीबन 35-40 साल के पहले। तो उस जमाने से हमने बच्चियों को अपनी स्वच्छता कैसे रखना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, अगर हम टूर में है या सफर में है, किसी घर में गए हैं, रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और इमरजेंसी अगर आ जाती है, तो किस तरह से अपने पास में सामग्री होनी चाहिए, ताकि अपने को कोई संकोच ना नहीं लगना चाहिए। इस तरह की शिक्षा, तो वो शिक्षा भी देना जरूरी है। हर परिवार ने अपने बच्ची को, अपनी माताओं ने, अपने बड़ी बहनों ने, अपने भाभीियों ने, जो भी है, कि उम्र में आती हुई अगर बच्ची है, तो उसको अपनी स्वच्छता का ध्यान किस तरह से होता है, क्या है, उसके मन में जो डर होता है, वह निकालने की बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जिसको हम सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं, कि पुरुषों ने उस पीठ पर हाथ रखना, बेटी के सिर पर हाथ रखना, कौन सी भावनाओं से रखा जाता है, अच्छी भावना और बुरी भावना, इसका डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस हर परिवार ने पढ़ाना ही चाहिए। क्योंकि कौन सा जो स्पर्श है, वह स्पर्श, अच्छा स्पर्श कौन सा और बुरी भावना से रखा हुआ स्पर्श कौन सा है, इसकी शिक्षा जो है, उसको जरूर देनी चाहिए। तभी निश्चित रूप से उसको समझ में आएगा कि किसके साथ में हम ताल्लुकात बनाए रखें और किसके साथ में हम नहीं बनाए रखें। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जिनका अध्ययन होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, कि सेक्सुअल हरासमेंट्स जो होती है और एब्यूज होता है, कि बच्चियों पे जो गलत बलात्कार जैसे संस्कार भी होते हैं, तो इसमें माना गया है नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, कि करीबन 50 से 60% परसेंटेज जो होता है, वो उनके पारिवारिक लोग ही करते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं, उनके रिश्तेदार ही करते हैं। तो निश्चित रूप से रिश्तेदार है, पड़ोसी है, घर के जो लोग हैं, तो उनके बारे में भी उनको अलर्ट करने की जरूरत है, कि उनको समझना चाहिए कि किस तरह से ये बातें होती है, उसका ध्यान रखने की बात उनमें है। तीसरी चीज मेडिकल से जुड़ी होती है, कि कई महिलाओं को, यानी बेटियों को, कि
प्रेगनेंसी कैसे होती है, क्या होती है, पता ही नहीं रहता। मैं करीबन 20-25 साल के पहले एक जूनियर कॉलेज में 12th की सब बच्चियाँ थी और वहाँ पे मैं मुझे बुलाया था कि भई आप इनको अवेयर करो करके, स्त्री-पुरुष समानता के संदर्भ में। तो वहाँ पे महिलाओं की टीम बैठी थी। मैंने उनके सामने पूछा, तो उसमें करीबन 100 लड़कियाँ थी, 12वीं की, और उसमें से मैंने मैडम को बोला कि देखो, इसमें इनको कितनी जानकारी है, अपन थोड़ा-सा जाँच करेंगे, उनका एक सर्वे करेंगे। वो बोले, "ठीक है सर, आप जैसा भी चाहते हैं।" तो हमने 100 लड़कियों को एक-एक करके बुलाया कि बेटा प्रेग्नेंट कब होती है? प्रेगनेंसी कैसे होती है? उसमें से करीबन 5 लड़कियों ने हमको जवाब दिया था उनके टीचर के सामने कि पुरुष का हाथ भी अगर लग गया तो प्रेगनेंसी होती है। अब देखो 12वीं की पढ़ी-लिखी लड़कियाँ अगर इस तरह से मन में संकोच रहेगी या उनके मन में अगर डर रहेगा कि पुरुष का, तो वो बोले हम भाई को भी हाथ नहीं लगाने देते। अब भाई को भी हाथ नहीं लगाने देते क्योंकि हाथ अगर हमको किसी भी पुरुष का लग जाएगा तो हम प्रेग्नेंट हो जाएँगे। तो यह जो बात है, यह धारणा जो है, वह गलत धारणा है, उनको हमको निकालना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, क्या होती है, किस तरह से होती है। तो यह उनको समझाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कि हमको उनको एबॉर्शन के क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, कानून है, इसके बारे में भी जानकारी देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि किसी के साथ कभी भी अगर हादसा हो गया, तो वो तो बहुत डर जाती है। गाँव की लड़कियाँ या गरीब तबकों की लड़कियाँ आज भी इस तरह से डरती है। बीच में एक 20 वर्ष प पूर्व बम्बई का एक सर्वे आया था और बम्बई के सर्वे में जो झोपड़पट्टी है वहाँ की, वहाँ का एक सर्वे आया था और सर्वे में बताया गया था कि वहाँ पे महिलाओं ने एक सर्वे किया और पूछा वहाँ की माताओं से कि आप 16 साल की लड़की की 15-16 साल के लड़की की शादी क्यों करते हो? आप उनको 18 साल तक क्यों नहीं बढ़ने देते या उसके बाद में क्यों नहीं बढ़ाते? माताओं ने जो जवाब दिया था, वह बहुत हमको आत्मचिंतन करने वाला है। उन्होंने बोला था, "बहन जी, आपकी सब बातें बराबर है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अगर काम पे जाते हैं और घर में अगर जवान बेटी है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि घर में एक बम रखा है करके। वो बम कब फटेगा? कौन उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा लेगा? ये हमको तो हमेशा हम काम पर रहते लेकिन हमको डर रहता है। तो इसलिए इससे तो बेटर ये है कि 15-16 साल की लड़की अगर ब्याही जाए और उसके मर्द के पास में भेजी जाए, तो कम से कम उसका भी डर चले जाएगा और हमारा भी डर चले जाएगा। यह जो डिफ़रेंस है कि काम पर जाने के बाद में लड़की अकेली है, तो आज भी माता-पिताओं को लगता ही है वैसा। चाहे मिडल क्लास में भी हो, हम बाहर गाँव में हैं और घर में लड़की है तो अपन यही बोलते हैं कि भई नहीं-नहीं मेरी बेटी अकेली है, रात में मेरे को जाना ही है, भले ही रात कितनी भी हो लेकिन मुझे लौटना है। यह जो डर है, तो यह निश्चित रूप से वह डर हमको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको बच्चियों में खुद का तो डेयरिंग उनको देना ही पड़ेगा, उसके साथ-साथ उनको हेल्पलाइन नंबर्स है, वो हेल्पलाइन नंबर्स देने पड़ेंगे। इसके बावजूद भी अगर हादसा होता है, तो एबॉर्शन के जो रूल्स रेगुलेशंस है, गर्भपात के, उसके बारे में भी हमको जानकारी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको हम गर्भपात के जानकारी देने से वो बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाने की बात नहीं है। देखो, बिगड़ना और अच्छा रहना, यह उसकी हमारी इंडिविजुअलिटी के, हमारे व्यक्तित्व पे निर्भर रहता है। अगर बिगड़ना रहा तो कोई भी लड़का या लड़की घर में भी बिगड़ती है और नहीं तो फिर हजार किलोमीटर के दूरी पर हॉस्टल में भी अगर अकेली रहती है तो भी नहीं बिगड़ती है, हमारा सबका ऑब्जर्वेशन है। तो निश्चित रूप से हमको यह जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सेक्सुअल अब्यूज है, उसके बारे में लड़कियों को जागरूक करने की बहुत जरूरत है और साथ ही साथ अगर कुछ हादसा हो जाता है तो उससे कैसे निपटना है, क्या करना है, इसके बारे में भी जानकारी देने की बहुत जरूरत है। तो ये तो वैद्य के साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग और बाकी की जो चीजें हैं उसके बारे में भी उसको बहुत पढ़ाने की जरूरत है। मैं मेरे अनुभव से ये कह रहा हूँ, मेरी 2 पीएचडी की स्टूडेंट थी और पीएचडी की स्टूडेंट थी, तो पीएचडी की स्टूडेंट रहते-रहते उनकी शादी हो गई। तो एक के साथ तो उसके हस्बैंड ने ठीक है, अच्छा व्यवहार किया कि भई तुमको आगे पढ़ना है, डॉक्टरेट पूरी करना है, आदि-आदि। दूसरी के साथ ना हादसा हो गया। दूसरी को वो वहाँ उसका जो हस्बैंड था, वो भी प्रोफ़ेसर था। तो शादी के पहले उसने बोला था, "मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपकी डॉक्टरेट पूरी कर दूँगा", आदि-आदि। और वो पूना में था।
पूना में बेटी शादी करके चली गई वहाँ पे, ये पीएचडी पढ़ रही थी। वहाँ पे शादी होने के बाद उसने बोला, जो भी बोला था वो शादी के पूर्व बोला था भूल जाओ। अब तुम्हारा काम सिर्फ़ ये 4 कमरों में रहना है, तुम्हारी पढ़ाई का कोई काम नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, मैं जो कमाऊँगा उसमें तुमको रहना है। अब इस स्थिति में पढ़ी-लिखी लड़की क्या करेगी? तो यह हादसे होते ही है, तो निश्चित रूप से ऐसी जो चीज़ें होती है, तो ऐसी चीज़ों से उभरने की जो ज़रूरत होती है, तो हम हेल्पलाइन क्या करेंगे, अपने पाँव पे खड़े कैसे रहेंगे, कहाँ जॉब सर्च करेंगे, कैसे करेंगे? आजकल तो वो ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से कुछ सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन यह करने की आम तौर पर जो ज़रूरत होती है, वह ज़रूरत बड़े तबके में आज भी नहीं है। आज भी मोबाइल बोलो तो भारत में 60-70% के पास में आ गया है। लेकिन मोबाइल में क्या देखते हैं, हम सब अगर आस-पास में भी देखें, हमारे बच्चे भी क्या देखते हैं, हमारी नई पीढ़ी क्या देखती है, तो हमको सबको पता है, क्या देखती करके। काम की चीज़ें कितने देखती है और बगैर काम के मनोरंजन की कितने चीज़ें देखती, अब्यूज़ वाली कितनी चीज़ें देखती, हम सबको पता है। तो कम से कम अवेयरनेस की जो चीज़ें होती है, वो अवेयरनेस की चीज़ें भी अगर वो पढ़े, कम से कम हेल्पलाइन का नंबर क्या है, इतना भी अगर उनको पता चले। हेल्पलाइन का नंबर तो बच्ची 5वीं 6वीं से वो जब से उसको समझ आ जाती है, तो हेल्पलाइन नंबर उसको देना ही चाहिए। हर माता-पिता ने देना चाहिए। हम तो ज़रूर देते थे, उस समय में भी देते थे कि भई तुम्हारा राज्य का हेल्पलाइन नंबर क्या है, जिले का हेल्पलाइन नंबर क्या है, महिला बाल कल्याण समिति होती है और जिसके माध्यम से वो दिया जाना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से या अपने-अपने कॉलेज में, स्कूल में, परिवार में दिया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से हेल्पलाइन नंबर जो है, वो उनको देने की ज़रूरत है। ये तो कुछ बातें हो गई मतलब मेडिकल एजुकेशन की, मेडिकल अवेयरनेस की। दूसरा हिस्सा होता है कि उनको कानूनी शिक्षा देना चाहिए। तो कानूनी शिक्षा जो है, उसके बारे में तो आज भी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ भी नहीं के बराबर है। उनको शादी करा के डॉक्टरेट हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, इंजीनियर हो, लेकिन अगर दहेज के बारे में अगर वो फँस जाती है, चाहे एनआरआई वाला हस्बैंड हो, विदेश वाला हो, कितने भी 10-20 लाख के पैकेज वाला हो, अगर वो डाउरी के एंटी डाउरी के लॉज़ क्या है, क्या नहीं है, ये पढ़ी-लिखी लड़कियों को भी पता नहीं है। तो यह क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं जाता। हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि कानूनी शिक्षा लोगों को दी नहीं जाती। कानूनी शिक्षा सिर्फ़ जो लॉ करेंगे, एक छोटा-सा तबका 1% 2% उन्हीं को दी जाती है। ना मेडिकल में दी जाती है, ना एग्रीकल्चर में दी जाती है, ना इंजीनियरिंग में दी जाती है। आम तौर पर व्यावहारिक ज्ञान जो जिसको बोलते हैं, इस तरह से अरे भई ये कानूनी शिक्षा यह तो 8वीं, 9वीं, 10वीं के स्तर पर देनी चाहिए। क्योंकि 10वीं के बाद में ज़्यादातर करीबन 50% लड़कियों का जो पढ़ाई है वो आज भी रुक जाती है। तो 8वीं, 9वीं, 10वीं के लेवल पर अगर वो जानकारी रहे कि भई महिलाओं से जुड़े हुए कौन से कानून है, प्रॉपर्टी के क्या कानून है, दहेज से जुड़े हुए क्या कानून है, शादी से जुड़े हुए क्या कानून है, डाइवोर्स के क्या कानून है, यह सब उनको जानकारी देने की ज़रूरत है। वो जानकारी तो आज कॉलेज पढ़ने वाले लड़कियों के पास में भी नहीं है। हाँ, भला ही कुछ 1% 2% गूगल में वो सर्च कर लेंगी, लेकिन उससे निकलना क्या? करना क्या? यह तो उनको भी नहीं समझता। तो यह भी कानूनी शिक्षा जिसको बोलते हैं, यह कानूनी शिक्षा भी उनको देने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से उनमें बदलाव आएगा और अगर वहाँ पे अड़चन आती है, तो अड़चन में वो निश्चित रूप से अपना किससे कॉन्टैक्ट करना है, किससे परामर्श करना है, इसके बारे में सोच सकती है। तो यह कानूनी शिक्षा में जो है, वो दहेज से जुड़ी हुई, शादी से जुड़ी हुई, डाइवोर्स से जुड़ी हुई, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, यह निश्चित रूप से कि चाहे प्रॉपर्टी पति की हो, भाई की हो, बहनों की हो, जो भी हो, तो कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में भी उनको एक बेसिक जानकारी जो है, वो बेसिक जानकारी उनको देने की ज़रूरत है। अब इन सबके साथ में जो होता है आम तौर पर कि कानूनी शिक्षा और जो मेडिकल एजुकेशन यह तो देना ही पड़ेगा, हर बच्ची को देना पड़ेगा, चाहे स्तर को जो भी हो। लेकिन इसके साथ-साथ इनको बचपन से ही डेयरिंग पढ़ाना पड़ेगा। डेयरिंग उनको पढ़ाते ही नहीं है। हर माफ़ करना लेकिन न 90%
महिलाएं, चाहे किसी भी स्तर की हो, मिडिल क्लास की हो, हायर क्लास की हो, या बिलो पॉवर्टी लाइन की हो, बच्चियों को मेहंदी क्लास पढ़ाएंगी, सजना संवरना पढ़ाएंगी, ब्यूटी पार्लर का कोर्स पढ़ाएंगी। ब्यूटी पार्लर पता रहता, लेकिन व्यावहारिक शिक्षा उनको नहीं दी जाती। हर बेटी को कम से कम बैंक जाना, बैंक का अकाउंटिंग करना, पैसा निकालना, गैस का कनेक्शन का कैसे मिलाना। अब गैस जो है वो तो महिला से जुड़ा हुई बात है, लेकिन ऑनलाइन की बात छोड़ो, अब ऑनलाइन में थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन गैस का कनेक्शन लेने के लिए कैसे जाना, क्या कौन से कागजात होता, या फिर वहां पे अगर नंबर लगाना है गैस सिलेंडर का तो कैसे जाना, उसका भी पता नहीं रहता। वो भी अपने भाई पर या पिताजी पर निर्भर रहती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये यह उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, तभी तो उनकी आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भर बनेंगे कैसी? एक मेरा बहुत पसंद का स्टेटमेंट है, जो मैंने बहुत निचोड़ पे बनाया था। डिपेंडेंसी इज द मदर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो आदमी दूसरे पर निर्भर रहता है, उसका शोषण होना ही है, चाहे वो आदमी रहे, औरत रहे, कुछ भी है। तुम स्वयं जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारा शोषण रुकेगा ही नहीं। और हम क्या करते हैं कि महिलाओं को उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं, व्यावहारिक ज्ञान, हाँ, बाहर जाना है, किराना लाना है, या फिर सब्जी लाना है, जा रे तू जा, पिताजी जाएंगे, ले एक आध बार बेटी को लेके जाएंगे, लेकिन बेटी जैसे ही पांचवी छठवीं के बाद बड़ी हो जाती है अपने भाषा में, या कॉलेज की, हाँ, तो वो घर के घर में ही ढूंढेगी कि क्या सब्जी बनाना है घर के, लेकिन सब्जी लेने के लिए नहीं जाएगी, आटा पीसने के लिए नहीं जाएंगी। यह जो उससे उसके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उसकी जीवन से जुड़ी हुई बातें जब तक हम नहीं पढ़ाएंगे, अगर स्कूटर दुरुस्त करना है, वो भाई को बोल देती, अरे मेरी गाड़ी दुरुस्त करके लाना, या पिताजी को बोलेंगे वो गाड़ी दुरुस्त ही नहीं है। क्यों नहीं उसको आना चाहिए? अगर आत्मनिर्भर उसको करना है, मैं तो कुछ बिंदु के बारे में बात कर रहा हूँ। ये छोटे-छोटे जो बिंदु है, जिसको निश्चित रूप से उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं, तो व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए जो बिंदु है, घरेलू व्यवहार के जो बातें हैं, तो ये व्यावहारिक बातें उनको जब तक हम नहीं पढ़ाएँगे, तब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। तो एक बात और आती है कि जिसको डिसीजन मेकिंग, आज भी महिलाओं के बारे में आमतौर पर पुरुष प्रधान संस्कृति हमेशा यही बोलती है कि महिलाओं को डिसीजन ही मेकिंग नहीं आता। और ये तो हमारा सबका एक अनुभव भी है। कोई प्लॉट लेना है, मकान लेना है, कहीं पे बेटे को भेजना है, बेटी को भेजना है हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज के एजुकेशन के लिए, ढूंढेगा कौन? पिताजी ढूंढेंगे। अगर बड़ा भाई है तो बड़ा भाई ढूंढेगा। लेकिन वहां पे जाना, ढूंढना, ये इन चीजों के बारे में कि भई अपन जैसा 10 प्लॉट ढूँढते और उसके बाद में कौन-सा प्लॉट खरीदना है अपन लेते। घर बनाना है तो उसका एक रफ मैप बनाते, और कैसा मैप बनाना है उसके बारे में हम सोचते। लेकिन यह सब चीज़ें करते समय हम घर के महिलाओं को कितने सहभाग करते हैं? नहीं नहीं के बराबर है। एक 5% 10% लोग करते होंगे, 90% लोगों को महिलाओं को यही पढ़ाया जाता है, यह घर तुम्हारे पिताजी का है, पिताजी ने बनाया है, वहाँ पे रहो। पति ने बना है, वहाँ पे रहो। लेकिन घर बनाने में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में उनका पार्टिसिपेशन जो बोलते हैं, उनकी सहभागिता जो बोलते हैं, इन छोटे-छोटे चीज़ों के सहभागिता में भी उनको सहभागी नहीं बनाया जाता। अगर छोटे-छोटे चीज़ों में हम सहभागी उनको बनाएँगे, तभी तो डिसीजन मेकिंग आएगा। हम तो भई हमने जो खुद किया है वही बोलते थे। हम 8वीं 9वीं से हमारी बहनों को बोलते ज कि चलो जाओ, अकेले जाओ सब्ज़ी लेके आओ। भले ही वो दुगने दाम में आएँगी, लेकिन तभी तो उनको पता चलेगा कि सब्ज़ी लेना है तो 10 जगह पे ढूँढना है, अच्छी लेना है, उसका भाव करना है, आदि-आदि। तो इससे ये जो छोटी-छोटी व्यावहारिक चीज़ें हैं, वो व्यावहारिक चीज़ों में अगर हम महिलाओं को सहभागी नहीं करेंगे, उनको अकेला नहीं भेजेंगे, तब तक उनमें डिसीजन मेकिंग नहीं आएगा। हम उनको यह छोटी शिक्षाएँ देते नहीं, और बोलते क्या है, भई इनको डिसीजन मेकिंग आता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग की जो बातें हैं, उसमें भी उनकी सहभागिता बढ़ानी चाहिए। और यह तो कुछ बिंदु मात्र मैंने बोला कि जो चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से हम यदि कर सके, तो ही हमारी महिलाएँ, क्योंकि महिलाओं का एक ह्यूमन्स का, मानवता का एक ये होता है कि वो मल्टीप्लाई होता है। अगर एक घर की महिला अगर
प्रबुद्ध होती है और वह डेयर्ड होती है, तो निश्चित रूप से उसको देख के बाकी भी महिलाएँ होती है। फिर से मैं बोलूँगा कि हमारे परिवार में जैसा मैंने तीनों बहनों को पढ़ाया था, तो एक प्रोफ़ेसर बन गई, दूसरी भी प्रोफ़ेसर थी और तीसरी नवोदय में एक गेम टीचर बन गई। तो निश्चित रूप से इस तरह से उनके उनके व्यक्तित्व के साथ में उनको पढ़ने दो। उनमें कोई भी ज्यादती करने का, उन पे थोपने का काम मत करो। वो उनको अपने हिसाब से बढ़ने दो, पढ़ने दो। मैं विज्ञान का प्रोफेसर था। मेरे बड़े बहन की जब एडमिशन आई, तो उसने बोला कि भई मुझे कोई विज्ञान वगैरह पढ़ना नहीं है। भैया मेरे को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, मुझे आर्ट्स में डाल दो। मैंने उसको आर्ट्स में डाल दिया। आर्ट्स में डालने के बाद में वो आर्ट्स में पढ़ी, प्रोफेसर बन गई। ऐसा ही मेरा एक दूसरा उदाहरण है। हमारे एक प्रोफेसर लोखंडे करके थे, वो दोनों आईआईटी के प्रोफेसर थे। उसका पिताजी भी और माताजी भी। वो बेटी की और अकेली बेटी थी। लेकिन वो बोलती मुझे ये पढ़ना ही नहीं है। मुझे तो आर्ट्स ही अच्छा लगता है। तो दोनों ने सोचा नहीं और उन्होंने बोला कि ठीक है आर्ट्स में एडमिशन लो। आर्ट्स में एडमिशन लिया। वो बेटी ने एमए किया, उसके बाद में एलएलबी किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में लॉयर करके चली गई। तो कहने का मतलब कि हम चीज़ें बेटियों पे, बच्चियों पे थोपे नहीं। उनका जो भी एक नेचुरल विकास होना चाहता है, वो नेचुरल विकास उनको होने दो। यह काम हमको करना है। नेचुरल विकास के साथ में चलना है। बच्चों को बच्चियों में अंतर करना नहीं है। हम बच्चियों को तो ये पढ़ो, वो पढ़ो, घर की रसोई बनाना है, घर के काम करना है, घर की साफ-सफाई करना है, बर्तन मांजना है, यह सब पढ़ाते। लड़कों को नहीं पढ़ाते। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया था, इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूँ। मैं देहात में रहता था और घर का मैं बड़ा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रसोई कैसे बनाना, बर्तन कैसे साफ करना, घर की लिपाई-पोताई कैसे करना, मुझे पढ़ाया था और मैं करता था। तो निश्चित रूप से यह काम जो है, वो लड़कों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं तो व्यावहारिक काम सब लड़कों के और घरेलू काम सब लड़कियों के, इस तरह से डिफरेंस डिवीज़न नहीं होना चाहिए। लड़कों को पढ़ाने वाले काम लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों में हो पढ़ाने वाले काम लड़कों को पढ़ाओ, तभी तो समानता आएगी। वरना तो फिर आज का जो चल रहा है, हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया में चल रहा है कि भई ये महिलाओं के काम अलग और पुरुषों के काम अलग। हाँ, अर्निंग वाली बात में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आ गया है, लेकिन अर्निंग के बावजूद जो घरेलू काम है, उसमें उतना कॉम्प्रोमाइज़ अभी भी नहीं आया है। मैं कई बार इस मंच पे बोला हूँ कि मैं मेरे माँ से लेकर तो मेरी आज बहू है, तब तक मैं रोज़ सब्ज़ी काटता हूँ। मुझे कोई उसमें ये लगता मैं खुद होकर सब्ज़ी ब बोलता हूँ बेटा कौन-सी काटना है, क्या करना है? तो उसको जितनी भी मदद करना है उतनी करता हूँ और वो हर्ष के साथ में। काम को हम बोझ नहीं समझते, काम को हम एन्जॉय करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी जब सहभागिता बढ़ेगी पुरुषों की सहभागिता महिलाओं के काम में बढ़नी चाहिए। पानी भरना है या बर्तन उठा के रखना है। मेरी थाली मेरी घर में बहू होते हुए भी मैं मेरी थाली रोज खाने के बाद में बर्तन में डाल देता हूँ। मुझे कोई संकोच नहीं लगता। 70 साल की उम्र में भी 69 मैंने पूरा किया है। आज भी मुझे संकोच नहीं लगता। हाँ, ये छोटी-छोटी आदतें पुरुषों को भी बदलने की ज़रूरत है, कि नहीं भई हमने चाय लिया और बहू ने कप नहीं उठाया। ऐसी मानसिकता हम में नहीं होनी चाहिए। चाय का कप भी मैं धोने की जगह पे रख देता हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पुरुषों ने खुद में बदलाव लाना चाहिए। अगर हम चा या मानसिकता चेंज करते, तो ये काम मेरा बेटा भी करने लग गया है, मेरा नाती भी करने लग गया है। तो पुरुषों ने भी बदलने की ज़रूरत है और महिलाओं को भी व्यावहारिक शिक्षा देने की ज़रूरत है। यह 2 नो में जब बदलाव आएगा, तभी तो समानता आएगी। नहीं तो समानता की बातें करने से नहीं आएगी। हमको व्यावहारिक स्तर पर यह सब बदलाव करने पड़ेंगे, शिक्षा स्तर पर बदलाव करने पड़ेंगे। आज भी महिला बाल कल्याण समिति होती है। हर नगर परिषद में होती है, हर जिला परिषद में होती है, जेडपी में होती है, जनपद में होती है। महिला बाल कल्याण सभापति, बाकी सब काम जो करते वो करते, लेकिन शिक्षा के बारे में कि भई हर जगह पे हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए, हर स्कूल में आना चाहिए। शिक्षा मंत्री महिला होती है, लेकिन इस तरह से भई महिला से जुड़े हुए कानून 8वीं, 9वीं, 10वीं के सिलेबस में आने चाहिए। इस स्तर पर कोई बात नहीं करता। तो ये इसके लिए भी जैसा मैं कई बार बोलता, इसके बारे में भी हमको प्रेशर ग्रुप्स निर्माण करने पड़ेंगे, जनजागरण निर्माण करने पड़ेंगे। महिला से जुड़ी हुई जो चीज़ें जैसा कुछ बिंदु मात्रा मैंने बोला, ऐसा एक चार्टर ऑफ डिमांड्स जिसको बोलते हैं कि यह सब सिलेबस में आना चाहिए, शिक्षा में आना चाहिए।
ऐसी व्यवस्थाएँ निर्माण करनी पड़ेंगी, वह ज्ञापन हमको विधायकों को, सांसदों को देने पड़ेंगे, तभी तो वो सिलेबस का हिस्सा बनेंगे। तो सिलेबस का हिस्सा अगर बनते हैं, तो निश्चित रूप से करोड़ों महिलाओं के पास में यह अनगिनत बातें आ जाएँगी। ऑफ द स्कूल और इन द स्कूल, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। यह इन द स्कूल वाला जो सिलेबस का पार्ट होता है, उससे हर व्यक्ति के पास में यह बातें चली जाती है। तो इस तरह से भी हमको काम करना पड़ेगा, तभी ये होगा, वरना और शासन स्तर पे तो जो है, शासन स्तर पे तो कुछ बातें ज़रूर हुई है, एंटी डाउरी लॉ आ गया है, महिलाओं से जुड़े कुछ कानून आए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, वह इम्प्लीमेंटेशन होने में सोशल जस्टिस वाली जो बातें हैं, समाज कल्याण वाली जो बातें हैं, सामाजिक स्तर पे जो होती है, जो जैसी दुर्गा पूजा होती है या गणेशोत्सव होते हैं, ऐसे समय पे भी इस तरह के जनजागरण यदि हम करते हैं, कैंप्स लेते हैं, महिलाओं में जागृति करते हैं, तो निश्चित रूप से तभी बदलाव आएगा। और ये बदलाव लाने में आपकी हमारी सहभागिता, सोच ज़रूर आएगी, और हम इसकी नींव जो है अपने खुद के परिवार से डालें, इस अपेक्षा के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। दिनेश जी, मेरा वक़्त जी आदरणीय, जी आदरणीय, ये बहुत ही सुंदर वक्तव्य और आपने अपने जीवन दर्शन हम आपके जीवन दर्शन को जब जो देखते हैं, तो साहित्य, संगीत, कला और विज्ञान से परिपूर्ण जीवन और अपने अनुभव, अपने उदाहरण और अप जो आपने किया, वो प्रत्यक्ष उदाहरण सामने रखे। यही सर्वांगीण शिक्षा का एक द्योतक है, एक प्रतीक है, एक सिंबल है और अ, महिला-पुरुष समानता, स्त्री-पुरुष समानता आपने किताबों से नहीं, आपने किसी रेफ़रेंस से नहीं, अपने उदाहरण के सामने आपने ये प्रस्तुत किया है। ये हम सभी के लिए प्रेरणा है और संभवतः ये हम सभी ये कह सकते हैं कि एक विश्वविद्यालय आप स्वयं में हैं। हम इस अवसर पर आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि जो आपने जीवन में सीखा, जो बुना वो इस मंच पर रखा और इस मंच पर नहीं, कई-कई अभियानों में आपने रखा और समाज के लिए अपना योगदान दिया। ऐसे अवसर पर जबकि हम आपका जन्मदिन भी मना रहे हैं, भला समाज के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? मैं इसी क्रम में उम, आदरणीय सदस्यों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ और हमारे आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर, आपका हैंड रेज़ है, स्वागत है। आज जी, जी। जी सादर प्रणाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। मैं आप जो आपने जो वक्तव्य दिया उससे शत प्रतिशत सहमत हूँ। बस आज थोड़ा परिस्थिति थोड़ा-सा थोड़ा-सा और अलग हो रही है। उसपे भी मुझे लगता है कि हमें विचार करना पड़ेगा। महिला-पुरुष की समानता केवल महिला के लिए समानता न बनी रह जाए। पुरुष के लिए भी समानता होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो आपने रिसेंट एक केस जो सुना होगा उसने सारे समाज को झकझोर के रख दिया कि अ, मैं कल हमारी एक बात हो रही थी, तो उसमें ये था कि अ अ, जैसे हमारे उत्तराखंड में पहले रेवेन्यू व्यवस्था थी, पटवारी व्यवस्था थी। तो तो पटवारी व्यवस्था थी, तो पटवारी जो सारे जो अपराध होते थे, वो पटवारी उसका निराकरण करते थे। पुलिस का कोई रोल नहीं था।
और अनफॉर्चुनेटली अब उत्तराखंड में पुलिस आने से अपराधों की संख्या बढ़ गई है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पे क्या है कि जब तक महिला कानून नहीं थे, तब तक भी महिलाओं पर अपराध होते थे, लेकिन जब से महिला कानून बने हैं, उनका कई सारे लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू किया है। तो ये एक विचारणीय विषय है और इसके लिए अब एक बहस छिड़ गई है कि क्या जिस तरह से महिला आयोग बना है, उस तरह से पुरुष आयोग बनना चाहिए। मतलब मैं कोई पुरुषों की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है ये भी एक बहस आगे आई है कि क्या पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो एक आईटी का जो बच्चा ही समझ लो उसको, एक यंग यंग जो है वो, उसने आत्महत्या की। और ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें कि आर्मी ऑफिसर हैं और जिसमें बड़े-बड़े बहुत वेल सेटल्ड लोग हैं, तो उन्होंने आत्महत्या की। और उनका आत्महत्या करने का कारण है कि उनके जो गृह कलह है, उनके जो बेटर हाफ है, वो बैड हाफ हो गई। तो वो ये मुझे लगता है कि ये एक विचारणीय विषय है। मैं आपका इस विषय में विचार जानना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आपने जो बोला वह चिंतनीय बात है और मैं महिला संगठनों से करीबन 1980 से जुड़ा हूँ, कई महिला संगठनों से। तो उसमें भी समय-समय पर ये बातें आती है और आपने जो कहा वह निश्चित रूप से चिंतनीय है। उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हर कानून का दुरुपयोग होता है। जैसा कि एट्रोसिटी एक्ट है। एट्रोसिटी एक्ट जो आया तो उसका भी दुरुपयोग होना चालू हुआ है, तो उसको निश्चित रूप से फिर रीड्राफ्ट करने की जरूरत पड़ी, ऐसा हम सबको पता है। वैसा ही इसके बारे में है। कलम 498 ए बलात्कार का जो कलम है, वह 86-87 के दौरान उसमें इंट्रोड्यूस किया और उसमें यह बताया गया कि भाई बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई, यह जिम्मेवारी नहीं किया, यह प्रूव करने की जिम्मेवारी पुरुष पर दी गई। महिला ने जो बोला वो सत्य मान लिया जाए और नहीं हुआ यह साबित करने की जो बात है वो पुरुषों पर बताई जाए। इसका भी बहुत दुरुपयोग हुआ, आज भी हो रहा है। तो इसलिए फिर से वो रीड्राफ्ट वाली थ्योरी और रीड्राफ्ट वाली सोच जो है वो फिर से आ रही है कि भाई ऐसा नहीं है। इसका तो भले ही 1% 2% है, लेकिन महिलाएं इसका गैर फायदा लेती है और किसी भी अच्छे पुरुष को बदनाम करने के लिए इसका शस्त्र यूज करती है। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ प्रावधान बदलने की जरूरत है और एट्रोसिटी में जैसे बदल हो रहे हैं वैसे 498 ए जो है उसके बारे में भी अभी 4-6 महीने के पहले कुछ बदलाव करने की जो बात महिला संगठनों ने रखी है और महिला संगठनों ने रखी हुई बात कि भाई इसमें हमारी महिलाएं कुछ जरूर ज्यादतियां कर रहे हैं, तो वो बदलाव आ रहे हैं सर। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी ब्लैकमेलिंग जो होता है पुरुषों का, ये ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए किस तरह से बात करनी चाहिए, तो इस पर जरूर चर्चाएं हो रही है, जन जागरण हो रहा है। हाँ, उसमें ये सब में एक ही बात होती सर कि इसमें जो पार्टिसिपेशन होना है, जो उसमें सुझाव देने हैं, ये सुझाव पार्टिसिपेटरी सजेशंस जो है उस चर्चा में बहुत कम लोग सहभागी होते हैं। और फिर क्या होता है कि जो भी सोच होती है, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स में ये चीजें आती नहीं है। मेरा सुझाव सदन के सभी सदस्यों से रहेगा कि ऐसे जो पुरुषों की प्रताड़ना करने के लिए और उसका गैर फायदा लेने के लिए जो कानून है उसमें किस तरह से बदलाव हो, इसका जिनको भी संभव है थोड़ा अध्ययन करेंगे और अपने अपने राज्य से जुड़े हुए या अपने अपने परिचित जो महिला संगठन है उनके पास सुझाव देंगे और महिला संगठनों के द्वारा जब ये बात आएंगी
तब निश्चित रूप से इसमें बदलाव होंगे। तो यह प्रयास हम सबको करना पड़ेगा। यही मेरा सजेशन है सर। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर, ये सुंदर वार्ता रही और वास्तव में जो जागरण की कितनी आवश्यकता है, अवेयरनेस की कितनी आवश्यकता है, आप दोनों महानुभावों की इस वार्ता से साबित हुआ है। और मेरे संज्ञान में जब आदरणीय डॉक्टर दुबे सर स्त्री-पुरुष समानता की बात करते हैं, निस्संदेह 100% ये बात है। लेकिन मेरे संज्ञान में, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसल किया है और आजकल भी मैं एक बहुत बड़े अधिकारी परिवार के किसी मामले को देख रहा हूँ। जब तक रिज़ल्ट सामने नहीं आए, क्योंकि वो सभी लोग उन्होंने अलग-अलग जगह देख लिया है। लेकिन जब तक रिज़ल्ट सामने नहीं आया, मैं खुलासा तो नहीं कर सकता। लेकिन जो डॉक्टर भट्ट सर ने जो बात रखी है, वही मामला और बहुत बड़े मतलब षड्यंत्र के तौर पर आगे बढ़ रहा है। और तब ये लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो कि समानता होते हुए भी, जन जागरूकता होते हुए भी, अवेयर होते हुए भी, शिक्षित होते हुए भी और सर्वसंपन्नता होते हुए भी कहीं रह जाती है, कुछ कसक तो रह जाती है। इनमें भी वार्तालाप करने की आगे आवश्यकता रहेगी। ख़ैर, अब मैं आदरणीय सदस्यों से अ, निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात रखना चाहें, तो दिनेश भैया, यह वार्ता बनता है। ने पवन कुमार सर को बुलाइए। जी, आदरणीय जी। मैं आदरणीय पवन कुमार सर के पास जाना चाहूँगा, साथ में आज की वार्ता में शामिल होकर के आदरणीय दुबे सर का जन्मदिन भी है, तो आप बधाई संदेश भी दें, ऐसा मेरा अनुरोध है। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और सबसे पहले तो डॉक्टर दुबे को बहुत-बहुत बधाई। कल उनका जन्मदिन था, मिस हो गया हमसे, तो उसके लिए आशा है कि आप सुखी रहें इसको और आपकी आयु अच्छी रहे और इस तरह के आपके जो विचार हैं, वो आप देते रहेंगे समाज में और आपके जो अपने अनुभव हैं, उसके आधार पर आपने बहुत सारी चीज़ों का योगदान दिया है। इस चीज़ के लिए भी आपको बधाई देते हैं। और बहुत सुंदर आज की वार्ता रही है और ये वार्ता को हमें इसको गहराई से समझने की ज़रूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में, जो कि डॉक्टर भट्ट ने भी कहा है, जो घटनाएँ अभी बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड है और बहुत सारी उस पर टिप्पणी भी आ रही हैं, विवेचनाएँ भी हो रही हैं। तो ये सब हमारा जो समाज का एक दायरा है और उस दायरे में हम जाते हुए प्रत्येक एक वर्ग में विशेष रूप से ऐसा जब देखने को मिलता है तो उसमें केवल एक ही मुझे लगता है कि इसकी एक कारण है। उसका जो कारण मुझे लगता है वो ये है कि जो हमारा अध्यात्म है, जहाँ पर कमी हो जाती है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा सामने निकल के आती हैं। तो अध्यात्म को जब तक कि हम नहीं करेंगे, अपने चित्त मन को, ध्यान को अच्छी तरह से नहीं रखेंगे, तब हमें ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीज़ों को बार-बार सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसके बारे में हमें पता लगता रहेगा। मैं इस विषय को अब और ज़्यादा अभी समय को भी देखते हुए मैं अपनी वाणी को अभी फिलहाल विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारे योगाहार परिवार के बाकी सदस्य भी इसी प्रकार आज डॉक्टर दुबे को उनके जन्मदिन और उनके कार्यों के लिए आप सबको मौका मिले, इसके लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय। जी, दुबे सर, स्वागत। नहीं, धन्यवाद, मैं बोल रहा था। जी सर। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और साथ में अभी हैंड रेज़ था आदरणीय हरेंद्र जी का, ऐसे मैंने नाम देखा था। जी, स्वागत। नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को। वही जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं समानता की, तो ये हमारे जो स्कूल टाइम से या हमारे सोच विचार और वो जब हम लोग जो फीडबैक देते हैं, जो समाज में क्रिएट करते हैं, जो परिवार में कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट होता है मुझे लगता है। तो हमें बहुत बेसिक से काम करना, विचारना होगा कि ये कहाँ से ये हो रहा है और हमको लगता है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है,
जो महत्वाकांक्षा पे कहीं पे ना कहीं पे कि हमको नंबर 1 आना है, हमको आगे बढ़ना है, कुछ करना है। इस तरह का जो किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है, तो वो कहीं न कहीं वो हमारे बाकी आचरण में भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब जाके फिर वो कहीं न कहीं वो फिर वो मुझे लगता है कि असमानता और समानता की बात मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा है कि देखिए पुरुष पुरुष हैं, उनकी अपनी एक वो है और महिलाएँ हैं, वो अपने में श्रेष्ठ हैं। तो दोनों का स्थान अलग है। हम पुरुष को महिला की तरह नहीं कर सकते, महिला को पुरुष की तरह नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, आजकल ग्लोबलाइज़ेशन और वो है, वो सब काम कर रहे हैं, बट एक जो निसर्ग जो गुण है, वो मुझे लगता है कि महिला की अलग होती है और वो अलग होती है। लेकिन हाँ, दोनों कोई किसी से कम नहीं, दोनों श्रेष्ठ हैं। तो यही मुझे कहना था। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय और निश्चित ही अ, जी संभवतः आदरणीय जी आपके अब सीरीज वार से एक-एक को ले लीजिए ऊपर से और सबको शुभकामना देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ही अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज हमारे आदरणीय वक्ता जी मैं करूँगी धीरे-धीरे। जी धन्यवाद। इस क्रम में जबकि आज हम हमारे मुख्य वक्ता और योगाहारी सदस्य आदरणीय डॉक्टर दुबे सर का जन्मदिन भी मना रहे हैं। इस क्रम में आदरणीय बने सिंह आर्य जी, आपका शुभकामना संदेश। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी। इसी क्रम में आदरणीय सीएम राय सर। जी ओम, सदन को प्रणाम। अपने वरिष्ठ भ्राता के जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आपको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। जी ओम। जी आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर साहब को बहुत-बहुत जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामना और इसी प्रकार से आपके विचार जो चलते रहें समाज को सुधारने के लिए, परंतु जो आपके विचार थे उससे बहुत चारों तरफ से उसके ऊपर सोच और उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। और जैसा कि आदरणीय पवन सर ने बोला, मैं दूसरी बात को समर्थन करती हूँ कि जो भी कानून बनता है या जो भी जिसके लिए भी जो कानून बनते हैं उसका दुरुपयोग पहले हो जाता है। आपका जो विचार थे और वो पर्सनल व्यक्तिगत पारिवारिक सोच के ऊपर तो 100% सही है, परंतु जब हम सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो उन विचारों को बहुत दृष्टिकोणों से चारों तरफ से देखना पड़ता है और आध्यात्मिक और मानसिकता के लिए कुछ कानून बने। वो मानसिकता के लिए जो कानून है वो अध्यात्म में ही बन सकते हैं, तभी हम सामाजिक इन परिस्थितियों को सुधार सकते हैं और समय समय पर इन पे परिवर्तन हो जाते हैं। एक समय था जब वो अलग सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अलग नियम बन जाते हैं, फिर जैसे जैसे सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं तो उसमें कुछ नियमों में बदलाव करना पड़ता है, सोच विचार में भी बदलाव करना पड़ता है। विषय बहुत गंभीर है और बड़ा विस्तृत चर्चा के लिए है, इसके लिए तो मैं बस पुनः आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, आपके परिवार को समाज को इस प्रकार से आप अपने ज्ञान से ओतप्रोत करते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय दीजिए इसी क्रम में आदरणीय कल्पना कोठले बहन जी। जी धन्यवाद भैया। डॉक्टर किशोर दुबे सर को जन्म दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं और उनका जो विद्वत्ता है और उन्होंने जो जिया है और जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी बताया है वो सही है कि हाँ महिलाओं को अवेयर होने की ज़रूरत है
दोनों को समानता, मतलब स्त्री को भी और पुरुष को भी, दोनों को जागरूक होने की जरूरत है। दोनों को समान रूप से कार्य करने की जरूरत है, कि फाइनेंशियल हो या फिर कोई भी मामले में हो। हाँ, प्रकृति के दृष्टि से कि सेंसिटिव बनाया गया, सहृदय बनाया गया महिलाओं को, थोड़ा फिजिकली भी थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया गया, फिर भी। और इसका दुरुपयोग भी होता है कि दोनों पक्ष से होता है दुरुपयोग। ऐसा नहीं कि स्त्री पक्ष से होता है या पुरुष पक्ष से होता है, दोनों पक्ष से इसका दुरुपयोग भी होता है। फिर भी जो बताया गया है कि सिर्फ भोजन बनाने के लिए ही स्त्री पैदा नहीं हुई है, या फिर पुरुष सिर्फ फाइनेंशियल के लिए ही पैदा नहीं हुआ है। दोनों को अवेयर होने की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे को मदद करने की जरूरत है, और दोनों को आगे बढ़ने की जरूरत है। तो सर ने बहुत अच्छा विषय रखा, और इसमें और भी सर ने मतलब बोला कि हाँ, इसका दुरुपयोग भी होता है, ये सही बात है, इससे भी हम सहमत हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जागरूकता लाने की ज़रूरत है, और कार्य करने की ज़रूरत है, समान रूप से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस बात से हम बहुत मतलब सहमत है, और बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक। तो जन्मदिवस की एक छोटी सी, सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनम। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं निवेदन करूंगा कि इस समय जन्मदिन की ही प्रेरणा और संदेश प्रसारित किया जाए। कम समय की वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। आदरणीय कल्पना साहू दीदी। जी, ओम प्रणाम। और आदरणीय सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं जी। धन्यवाद जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। सभी को आज हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब जी का जन्मदिन है। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है। आगे भी वो इस तरह से जो हम लोग के बीच में प्रेरणादायक और जो परिवेश से संबंधित अपने आप बीती बातें बताते हैं, जिसको हम लोग हृदयंगम से उतारने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आदरणीय मिथिलेश दीदी जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। बहुत ही शुभ दिन, आज हमारे डॉक्टर साहब का जन्मदिन, और हमें उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता है बहुत ही अच्छा, सामाजिक क्षेत्र में भी, वैज्ञानिक में भी, और अपनी खेती किसानी से संबंधित भी। तो अपने आप में एक महान व्यक्तित्व वाले जो हमें मिले हैं डॉक्टर साहब, और जो उन्होंने आज महिला और पुरुष के समानता पर जो वक्तव्य दिया, उससे भी हमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिला। और वैसे तो महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति ने जो महिला को बनाया और पुरुष को बनाया, प्रकृति से ज़्यादा बुद्धिमान लगता नहीं कि कोई होगा। बस एक दूसरे को समझ करके, और जब हम कार्य करते हैं तो अपूर्ण है एक दूसरे के बिना। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ। जी, धन्यवाद दीदी। आदरणीय ओंकार नाथ जी। जी, जी। नमस्कार सभी को। दुबे सर को जन्मदिन की बधाई। वो हमारे घर के जैसे गार्जियन होते हैं, उस तरह से युग जोगहार मंच पर दुबे सर, भट्ट सर भी हमारे गार्जियन की तरह है, हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता है। उनको बहुत-बहुत बधाई। जी, धन्यवाद सर। और इसी क्रम में हमारी योगाहार टीम की रिकॉर्डिंग सेशन से जो भी बंधु हैं, उनकी तरफ से भी शुभकामनाएँ। और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी जी। ओम,
आदरणीय डॉक्टर साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका मार्गदर्शन तो हम सभी के लिए प्रेरणादायी ऊर्जावान है। ओम प्रणाम। इसी क्रम में आदरणीय परिणीता साकरे दीदी। सदन को प्रणाम। सम्माननीय वरिष्ठ भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के विषय के लिए पुनः अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए ओम। जी जी आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी। जी सदन को मेरा प्रणाम। और आज आदरणीय डॉक्टर साहब जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मैं 2 शब्द इतना ही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आज के समय में हम लोगों के लिए अनुकरणीय हैं।